बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 8 की, जिसमें हमने देखा बच्चों भारत के मानसून, भारत के मौसम, भारत की जलवायु, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका मानव समुदाय के लिए क्या उपयोग है और जो वन्य प्राणी है और उनका संरक्षण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में इस भाग में मैं आपसे बात करूंगा बच्चों उस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो बच्चों एक पवन है जिसका नाम है मानसूनी पवन। वो भारत में वर्षा लाती है और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों भारत की जो अर्थव्यवस्था और मुख्यतः जो कृषि क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मानसून के ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए अधिकांश वर्षा क्या है, मानसूनी पवनों के द्वारा होती है और ये मानसूनी पवनें हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बच्चों भारत की कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है और जो वर्षा का जल है वो झील, तालाब, पोखर आदि में एकत्रित होकर बच्चों जो वर्ष भर क्या है जंतु समुदाय और मानव समुदाय की जो बच्चों स्थानीय आवश्यकताएं होती है उनको पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए ये मानसूनी पवनें क्या है हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो बच्चों हमने देखा था कि भारत के विभिन्न मौसम 4 प्रकार के थे, जिसमें पहला है शीत ऋतु का मौसम, ये ठंडा मौसम होता है बच्चों। दूसरा ग्रीष्म ऋतु का मौसम है, ये गर्म होता है। और वर्षा ऋतु का मौसम है, ये मानसूनी पवनों का अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम होता है। वहीं शरद ऋतु की बात करें तो ये लौटते हुए मानसून अर्थात मानसून जब भारत के स्थलीय भाग से पुनः जलीय भाग में चला जाता है तो इसको बोलते हैं बच्चों मानसून के लौटने का मौसम। तो ये बच्चों 4 प्रकार के मौसम है जिसमें भारत को बांटा गया है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो बच्चों हमने देखा था कि जो एक ऐसी वनस्पति जो मानव समुदाय की बिना सहायता के उगती हो क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। देखें, प्राकृतिक अवस्था में स्वयं अर्थात बिना किसी मानवीय सहायता के उगने वाली वनस्पति को क्या कहेंगे? प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे बच्चों काई, घास, झाड़ियां और पौधे तथा ऐसे वृक्ष जो बिना मानव सहायता के क्या है उगते हैं, वो सभी मिलकर क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक वनस्पति कहलाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें सही उत्तर के ऊपर क्या करना है? चिन्ह का निशान लगाना है, जिसमें पूछा गया अपने से विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बच्चों हमने देखा था कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके द्वारा भारत में मेघालय राज्य में स्थित जो मौसिनराम क्षेत्र है वहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा करवाई जाती है। इसलिए जो मौसिनराम है ये मेघालय राज्य के अंदर स्थित है भारत के, ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इससे पहले उस क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र का नाम था बच्चों चेरापूंजी। चेरापूंजी भी मौसिनराम के पास में स्थित है जो मेघालय राज्य में ही स्थित है। तो मौसिनराम वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो भारत के मेघालय राज्य के अंदर स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की तो उसमें पूछा गया जंगली बकरी हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों हमने जब हिमालय के बारे में अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि जो जंगली बकरियां हैं और हिम तेंदुए इस प्रकार के जो वन्य प्राणी है ये कहाँ पर पाए जाएंगे? कि ये पाए जाएंगे भारत के हिमालय वाले क्षेत्र में। यदि इसमें आपसे पूछा जाए कि भालू भी देखने को अपने को कहाँ मिलेंगे तो भी अपने का उत्तर क्या होगा? हिमालय क्षेत्र। अगला प्रश्न है बच्चों, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो बच्चों इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब ये मानसून के आने का समय है, आने का समय इसका मतलब क्या है कि जो मानसून की जो पवनें हैं वो समुद्र के भाग से कहाँ आएगी? भारत के मध्य भाग अर्थात स्थलीय भागों की ओर आएगी। तो ये आएगी बच्चों समुद्र से स्थल की ओर, तभी तो बच्चों यहाँ पर भारत में क्या होगी? वर्षा होगी अर्थात जल से थल की ओर ये चलेगी। यदि लौटते हुए मानसून का पूछा जाए कि लौटते हुए मानसून में पवनें किधर की ओर बहती है तो उसका उत्तर क्या होगा? स्थल भाग से जलीय भाग अर्थात स्थल से समुद्र की ओर। वहीं इसका उत्तर हो जाएगा अपना समुद्र से स्थल की ओर।
अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें कुछ खालिस्तान दिए गए हैं जिसमें अपने को क्या करनी है, पूर्ति करनी है। और उसका पहला प्रश्न है हमारे सामने, गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों इन पवनों को क्या कहेंगे? लू नाम से पुकारेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। बच्चों हमने देखा कि जो भारत के जो ये दो राज्य विशेष हैं, इनके जो तटीय भाग है वहां पर भारत में जो वर्षा ऋतु का समय होता है उसमें यहाँ पर सूखे की स्थिति रहती है। वहीं जब भारत में मानसून के लौटने का समय होता है तब इनके तटीय भागों में चक्रवात के रूप में क्या होती है? वर्षा होती है। तो वो समय होता है बच्चों शीतकाल का समय, अर्थात जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है वहां पर वर्षा होती है बच्चों शीतकाल में। आगे देखें बच्चों, इसमें कहा गया कि गुजरात के वन क्षेत्र में किसका निवास है? तो गुजरात का वन क्षेत्र का नाम है बच्चों गिर वन क्षेत्र। और गिर वन क्षेत्र में हमने देखा बच्चों किसका निवास स्थान है? जो एशियाई शेर होता है, एशियाई शेर, एशियाई शेर का निवास स्थान बच्चों कहां पर है? गुजरात के गिर वन क्षेत्र के अंतर्गत है। तो बच्चों इस भाग में हमने देखा अध्याय संख्या 8 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आइडियल जो उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। और ये पुस्तक बच्चों यहीं पे क्या होती है? अपनी समाप्त होती है। इस पुस्तक के जो प्रथम अध्याय में बच्चों हमने देखा कि सौर मंडल में किस प्रकार से पृथ्वी और जो अन्य जो 7 ग्रह हैं अर्थात कुल 8 ग्रह उनकी किस प्रकार से स्थिति है और वो सूर्य के चारों ओर कितने दिन में परिक्रमा करते हैं। वहीं इसके दूसरे अध्याय में बच्चों हमने देखा कि जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर कितने प्रकार की रेखाएं अर्थात अक्षांश और देशांतर खींची जा सकती है और उनसे किस प्रकार से पूरे विश्व में देशांतरों के द्वारा समय का निर्धारण होता है। वहीं तीसरे अध्याय में देखा कि पृथ्वी की जो दो महत्वपूर्ण गतियां अर्थात घूर्णन गति और परिक्रमण गति, उनसे किस प्रकार से दिन और रात का निर्माण तथा ऋतुओं का निर्माण होता है। चौथे अध्याय में देखा बच्चों मानचित्रों के बारे में, मानचित्रों के विभिन्न प्रकार जिसमें भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्रों के बारे में अध्ययन किया। वहीं इसके जो 5वां अध्याय है उसमें बच्चों हमने देखा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और इन तीनों मंडलों का एक संयुक्त मंडल था, उसका नाम था जीव मंडल। छठे अध्याय में बच्चों हमने पृथ्वी के महत्वपूर्ण जो स्थल रूप है पर्वत, पठार और मैदान, इनके बारे में बात की। वहीं जो 7वां अध्याय था वो था हमारा देश भारत से संबंधित, जिसमें भारत की स्थिति, विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय और भारत को राजनीतिक, प्रशासनिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया उन सभी के बारे में डिटेल से बात की। और 8वें और अंतिम अध्याय में हमने बात की बच्चों भारत के मौसम और मौसम के प्रकार, जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और उसका हमारे लिए उपयोग, वनों से क्या क्या उपयोग हो सकते हैं उन सभी के बारे में। तथा अंत में हमने देखा कि जो वन्य प्राणी है और उनका संरक्षण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपने इन सभी वीडियो को देखा होगा और आपको एक मेरी पर्सनल सलाह है बच्चों कि इन सभी वीडियोस के द्वारा जो नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनको आप कॉपी और पेन उठा के उनको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बच्चों आपको बार बार किताब को उठाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा और ये जो नोट्स हैं अपने आप में सफिशिएंट है। धन्यवाद।